ऑल्टरनेटिंग करंट में अभी शुरुआत में जो है आज मेरा जो सारा फोकस है वो फेजर डायग्राम पर है, ठीक है। तो फेजर डायग्राम पहले समझिएगा, प्रॉपर नोट्स तो चाहे अभी मत समझो इसको, ठीक है। प्रॉपर नोट्स तो मैं नेक्स्ट क्लास से, कल की क्लास से या परसों की क्लास से करवा दूँगा स्टार्ट। लेकिन पहले जो इसमें मेन चीज़ है जिसमें बच्चों को ज़्यादातर प्रॉब्लम आती है फेजर डायग्राम, तो पहले वो समझाऊंगा। तो ऑल्टरनेटिंग करंट जो है, ऑल्टरनेटिंग करंट के बारे में ये कहा जाता है कि जो भी करंट है वो जो कंटिन्यूसली चेंज होता है, जो बार बार चेंज होता है, उसको हम ऑल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं, ठीक है। तो दो तरीके के ग्राफ्स बनते हैं। ग्राफ्स को क्या है, ग्राफ्स को ना हम वेव फॉर्म में बोल सकते हैं। वेव फॉर्म, अब वेव फॉर्म किस तरीके की बनेगी देखिएगा। जैसे मैं ये कहता हूँ कि ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस पर ना हम टाइम ले लेते हैं, तो एक्स एक्सिस पर तो आ गया टाइम, और वाई एक्सिस पर हम ईएमएफ ले लेते हैं। ईएमएफ को हम बोलेंगे ई, ठीक है। अब ईएमएफ ये ई इस तरीके से बनाया जाता है, तो हमने ईएमएफ ले लिया। तो यहाँ पर क्या है कि जो डायरेक्ट करंट होता है उसमें क्या है कि टाइम बढ़ता जाता है, टाइम लगातार बढ़ता जाएगा, लेकिन जो आपका ईएमएफ की वैल्यू है वो चेंज नहीं होती, वो फिक्स रहती है, ठीक है। अच्छा, वहीं अगर मैं बात करूँ अल्टरनेटिंग करंट की, तो अल्टरनेटिंग करंट में क्या होगा, अल्टरनेटिंग करंट में भी आपका टाइम बढ़ता जाएगा, लेकिन ईएमएफ चेंज होगा, तो वो इस तरीके की बनती है इसकी वेव फॉर्म ऐसे। वेव फॉर्म का मतलब क्या है कि ग्राफ कैसा बनता है। अगर मान लीजिए मैंने 1 सेकंड पर देखा तो ग्राफ थोड़ा सा यहाँ पर मेरे को करंट ईएमएफ मेरे को यहाँ मिलेगा, थोड़ा आगे देखा तो यहाँ मिलेगा, मतलब एक वैल्यू पर इसकी पीक वैल्यू आती है, तो वो जो पीक वैल्यू है उसको हम ई नॉट बोल देते हैं। ई नॉट, ई और ई के नीचे 0 लिख देते हैं, तो वो ई नॉट होता है। अब ये कहा जाता है कि दिस वन इज डायरेक्ट करंट, तो ये मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ। ये डायरेक्ट करंट के लिए हो गया, अभी नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, तो बस साथ साथ समझ लो, नोट्स प्रॉपर्ली बना दूँगा इसको। तो ये तो डायरेक्ट करंट हो गया, और जब इस तरीके से बनता है, अच्छा इस वेव फॉर्म को हम बोलते हैं साइनोसॉइडल वेव फॉर्म, ठीक है। तो ये साइनोसॉइडल वेव फॉर्म है। साइनोसॉइडल आपने साइन थीटा पढ़ा है ना, साइन थीटा कॉस थीटा, तो वो जो साइन होता है ना, उस साइन की वेव फॉर्म ऐसी बनती है। अच्छा, तो इसको हम बोलते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट या ऑल्टरनेटिव ईएमएफ, ठीक है। करंट बोल दिया मैंने गलती से, मुझे ईएमएफ बोलना चाहिए था, क्योंकि ये ग्राफ में ईएमएफ का लेंगे, और अगर हम इसको करंट भी बोलेंगे तो गलत नहीं है। उसका रीज़न ये है कि जो हमारा ईएमएफ है वो वोल्टेज ही है, और वोल्टेज और करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। वोल्टेज बढ़ रहा है करंट भी बढ़ेगी, वोल्टेज घट रहा है तो करंट भी घटेगा, ठीक है। तो इसका जैसे ये है डायरेक्ट ईएमएफ, तो अभी तक आपने ये देखा कि हम कुछ भी देखते आ रहे थे अभी तक हमने, अगर मान लीजिए हमने ईएमएफ देखा और ईएमएफ हमको दे रखा है 15 वोल्ट, तो कहते हैं 15 वोल्ट दे रखा है ना, 10 वोल्ट दे रखा है, 12 वोल्ट दे रखा है। लेकिन अब कुछ इस तरह से नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर क्या था, डायरेक्ट ईएमएफ था। तो डायरेक्ट ईएमएफ में क्या था कि वैल्यू बिल्कुल कांस्टेंट रहने वाली थी, सेम। अब क्योंकि मैं ऑल्टरनेटिंग करंट वाला चैप्टर कर रहा हूँ, तो इसमें क्या है कि वैल्यू बार बार चेंज होगी, एंड इट डिपेंड्स ऑन टाइम ऑल्सो। तो यहाँ पर जो हमारा ई होता है ना, ई इज ई नॉट साइन ओमेगा टी। ई क्या होता है, ई नॉट साइन ओमेगा टी, ये इसका स्टैंडर्ड रिलेशन है, ये आपको याद रखना है। अच्छा, अब इसमें ऐसा होता है कि जो लास्ट ईयर आपने ना एक चैप्टर था वेव्स वाला 11th क्लास में, अगर वो ढंग से नहीं भी कराया तो मैं एक चीज़ आपको समझाना चाहूँगा कि हम किसी भी वेव को सर्कुलर प्लेन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक सर्कल पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी भी वेव को। तो अब वो किस तरीके से रिप्रेजेंट करा जाएगा वो समझना। एक चीज़ होती है कि किसी ने बॉल ली और बॉल को ऐसे उछाल दिया, फेंक दिया। तो बॉल को जब हमने फेंका तो मैंने कहा कि भाई मैं 30 डिग्री के एंगल पर बॉल को फेंक रहा हूँ। तुमने कहा कि नहीं, मेरे को बड़ी प्रैक्टिस है बॉल फेंकने की, तो मैं बहुत दूर तक बॉल को फेंकूँगा। तो आपने क्या करा, आपने 45 डिग्री के एंगल पर फेंक दिया। तो मैंने 30 डिग्री पर फेंका, आपने 45 डिग्री पर फेंका। तो मेरा जो प्रोजेक्टाइल, एक्चुअली प्रोजेक्टाइल वाले चीज़ से रिलेट करके बता रहा हूँ उसको मैं,
तो मैंने उसको बॉल को जो प्रोजेक्ट करा वो 30 डिग्री पर, आपने करा 45 डिग्री पर, तो हमारे दोनों के एंगल के बीच में डिफरेंस कितना आ गया? 15 डिग्री का। तो ये जो 15 डिग्री का डिफरेंस है ना, दिस इज कॉल्ड फेज डिफरेंस। ठीक है, हम करंट के केस में एंगल किस तरीके से बनाएंगे वो मैं आपको अभी बताऊंगा कि एंगल किस तरीके से बनाएंगे। एंगल हमको कैसे पता चलता है कि अगर मैं किसी चीज़ को ऊपर देख रहा हूँ या नीचे देख रहा हूँ तो मुझे ये पता चल जाएगा कि मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है या एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है, ये बता सकते हैं। किसी चीज़ को फेंक रहे हैं, उछाल रहे हैं, तो हम बता सकते हैं कि हाँ भाई कितने एंगल पर फेंका या कितने एंगल पर उछाला, वो बता सकते हैं। लेकिन हम इलेक्ट्रिसिटी में ऑल्टरनेटिंग करंट में एंगल किस तरीके से डिफाइन करते हैं वो अभी तक नहीं समझ में आया। तो देखते हैं ज़रा, हम ना क्या करते हैं कि ये जो वेव फॉर्म है, इस वेव फॉर्म को सर्कुलर प्लेन पर बनाने की कोशिश करेंगे। कैसे? मैंने इधर वेव फॉर्म बना ली, वेव फॉर्म बना ली हमने। उसके बाद हम क्या करेंगे, बिल्कुल किसी लाइन के अलॉन्ग एक और लाइन बना लेंगे, और लाइन बना लेंगे। और फिर क्या करेंगे, हम यहाँ से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस लेंगे, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस लेंगे और क्या करेंगे कि यहाँ से ना इस पॉइंट से मेरे पास सर्कुलर प्लेन है। सर्कुलर प्लेन का मतलब क्या हो गया कि मेरे पास कोई एक सर्कल है। जैसे मान लीजिए ये जो पूरा बोर्ड है, तो ये पूरा बोर्ड क्या है, ये रेक्टेंगुलर प्लेन है। तो सर्कुलर प्लेन का मतलब क्या हो गया कि भाई आपको अब क्या करना है, यहाँ से आपने एक लाइन ड्रॉ करी, ठीक है, स्ट्रेट लाइन। फिर क्या करा, एक लाइन ड्रॉ करके यहाँ तक आपने उसको छोड़ दिया, ठीक है। और किस तरीके से आप करेंगे इसको कि यहाँ पर एक सेंटर मान लिया और अब मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी और उसको छोड़ दिया। कहाँ से? इसके टॉप पॉइंट से। अब मैंने क्या करा कि मैंने यहाँ पर एक लाइन इसको ऐसे ज्वाइन कर दी, ठीक है। अब वो लाइन जो मैं ज्वाइन करूँगा उस लाइन की लेंथ कितनी होनी चाहिए, उस लाइन की लेंथ कितनी होनी चाहिए, मतलब बल्कि एक काम करो, ये भी छोड़ो, ऐसे भी मत करो। आप क्या करेंगे, एक्चुअल में क्या है कि फेजर डायग्राम बनता किस तरीके से वो बता रहा हूँ मैं। हमने क्या करा कि हमारे पास ये मैक्सिमम जो वैल्यू है ये मैंने निकाल ली। ये जो हमारा डायग्राम था, यहाँ पर डी था और यहाँ पर ई था, EMF, और इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है फॉर एग्जांपल वो 5 वोल्ट है, फॉर एग्जांपल वो 5 वोल्ट है। तो जब आप उसको ग्राफ पर रिप्रेजेंट करोगे तो ग्राफ पेपर पर जब मैं बनाता हूँ तो मैं एक एक की मैंने 5 डिवीज़न बना ली, तो कितनी लेंथ हो गई, वो 5 सेंटीमीटर। ग्राफ पेपर पर जो छोटे छोटे ब्लॉक्स होते हैं वो 1-1 सेंटीमीटर के दे रखे होते हैं, तो मैंने 5 सेंटीमीटर की ये लाइन बना ली। अब इधर इसी के अलॉन्ग एक लाइन बनाकर आपने एक डॉट लगा दिया, इसको सेंटर मानते हुए, और 5 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ कर दिया ऐसे, 5 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ कर दिया। अब क्या होगा कि अब क्या करोगे, यहाँ से आप स्ट्रेट लाइंस मतलब वो एंगल, वो जो लाइंस है वो टिल्ट नहीं होनी चाहिए, स्ट्रेट लाइंस आप यहाँ पर ड्रॉ करनी शुरू करो। तो वो जब इसके ऊपर वाले पॉइंट से आप ड्रॉ करेंगे तो वो टेंजेंशियली यहाँ पर टच करेगा। फिर आपने क्या करा, इस पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करी तो वो यहाँ पर टच करेगी, इस पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करी तो वो यहाँ पर टच करेगी, इस पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करी तो वो यहाँ पर, फिर इस पॉइंट से एक लाइन आप ड्रॉ करेंगे तो वो इसी लाइन को ओवरलैप करते हुए इस पॉइंट तक जाएगी। फिर इस पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करी, मतलब मैं सेम पॉइंट पर नहीं कराना चाह रहा, मैंने यहाँ से अगर मैं लाइन एक ड्रॉ कर रहा हूँ तो ये लाइन इस पॉइंट तक मैं उसको अप्रोच कर पाऊँगा कि वो सर्कल पर इधर वाले पॉइंट से जो लाइन ड्रॉ करी थी वो सर्कल को यहाँ टच कर चुकी है। तो मैं इधर वाले पॉइंट से जो लाइन ड्रॉ करूँगा वो मैं चाहूँगा कि वो सर्कल को दूसरे पॉइंट पर टच करे, तो वो इसको ओवरलैप करती भी जाएगी। तो ये जितनी भी हमने लाइंस बनाई है ना, ये सारी की सारी लाइंस क्या कहलाती हैं, प्रोजेक्शन कहलाती है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं कि जब हमने ये प्रोजेक्शन बना दिया, अब मैं एक काम करूँगा यहाँ पर
कि इस पॉइंट से भी तो एक लाइन ड्रा हो रखी है, तो वो कहाँ है, वो अराउंड दिस लाइन है, तो वो तो यहाँ पर हो गई, ये वाली लाइन होगी, डॉटेड लाइन। ठीक है, कहाँ से, जहाँ से हमारी वेव स्टार्ट हुई थी, और जब वेव अपने मैक्सिमम पीक पर पहुंची तब वो लाइन कहाँ पर टच कर रही है, यहाँ पर। तो आपने एक पॉइंट तो ये मान लिया, ये स्ट्रेट एक रेडियस बना लिया और एक रेडियस ये बना लिया, दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जब वेव अपने मैक्सिमम पीक पर पहुंचती है तो फेजर डायग्राम का एंगल कितना बन जाता है, 90 डिग्री। यहाँ तक क्लियर। ठीक है, उसके बाद आप ये देखिएगा, फिर यहाँ से अगला पॉइंट हुआ तो इस ऐसे आ गया, ये वाला पॉइंट हुआ, इससे मैंने प्रोजेक्शन मतलब स्ट्रेट लाइन वो ड्रॉ करी तो वो यहाँ पर टच कर गई, इधर से ड्रॉ करी तो वो इसको ऐसे करते करते तो यहाँ पहुँच गई। तो आप ये देखेंगे कि कुल मिलाकर इस पॉइंट तक पहुँचते पहुँचते हम यहाँ पहुँच गए। इसका मतलब आपने पूरी वेव को अगर 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया कि वेव पहले उठी, 0 से उठकर मैक्सिमम पॉइंट तक पहुंची, फिर मैक्सिमम पॉइंट से गिरी और 0 तक पहुंची, तो जब ये मैक्सिमम पॉइंट से गिरी 0 तक पहुंची, फिर इससे और नीचे की तरफ गई, फिर अपने नेगेटिव पीक तक पहुंची, फिर इससे उठी और फिर वापस 0 में आ गई। तो 1 2 3 4, तो एक वेव जो है वो 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गई, और एक सर्कल जो है वो भी तो 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड होता है। ठीक है, तो हमारा जो पहला जो ये पीक है यहाँ तक जो पहुँचने वाला है, दैट रिप्रेजेंट्स विद फर्स्ट क्वाड्रेंट। जो दूसरा वाला है वो किसके साथ में रिजेंबल करता है, सेकंड क्वाड्रेंट के साथ में। तो इसीलिए ये कहा जाता है कि इधर, और हमेशा ये चीज़ मन में आती है, ये कन्फ्यूज़न होता है कि भाई यहाँ पर मैं एक्स एक्सिस पर तो मैं टाइम लेकर चल रहा हूँ, तो यहाँ पर एंगल किस तरीके से शो कर रखे हैं। तो हम ये कहते हैं कि पॉजिटिव पीक फेजर डायग्राम के हिसाब से मुझे कौन से एंगल पर मिलेगा, 90 डिग्री पर, π/2 पर। ठीक है, उसके बाद वापस 0 में कब आऊँगा, जब एंगल 180 डिग्री हो जाएगा, पाई 90 + 90 कितना हो गया, 180। उसके बाद फिर हम ऐसे गए, तो ऐसे जाएंगे तो भाई यहाँ से ये, तो मतलब फिर हम कहाँ पर आ गए, 270 डिग्री। तो इसलिए दिस पॉइंट जहाँ पर हमारा नेगेटिव पीक आता है, तो उस पॉइंट को हम क्या बोल देते हैं, 273 π/2, एंड दिस वन इज 2 पाई। और 2 पाई का मतलब क्या हो गया कि आपका पूरा का पूरा सर्कुलर प्लेन कंप्लीट हो गया। समझ गए। तो इस तरीके से तो हमारा फेजर डायग्राम बनता है इस तरह से। बार बार मन में ये ख्याल आता है कि यहाँ पर टाइम है तो यहाँ पर एंगल कहाँ से आ गए, शायद ये चीज़ याद रहेगी कि एंगल कहाँ से आ गए, क्योंकि हमने जब इसी वेव को सर्कुलर प्लेन पर ड्रॉ करने की कोशिश करी तो फिर हमने देखा कि जब वो पॉजिटिव पीक पर पहुँचा तो 90 डिग्री, फिर 0 पर आया तो अगेन 90, तो 90 + 90 180, फिर नेगेटिव पीक पर पहुँचा तो 270, और फिर नेगेटिव पीक से उठकर फिर वापस 0 पर आ गया तो 360 डिग्री। इस तरह से तो एंगल आता है। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद में तो ये तो कॉन्सेप्ट हुआ आपका फेजर डायग्राम का। अब फेजर डायग्राम को यूज़ कैसे करके अलग अलग सर्किट्स बनाए जाते हैं। एक होता है प्योरली रेसिस्टिव सर्किट, एक होता है प्योरली इंडक्टिव सर्किट, एक होता है प्योरली कैपेसिटिव सर्किट, एक इनके कॉम्बिनेशंस होते हैं। ठीक है, यहाँ तक सर के ऊपर से तो नहीं जा रहा, यहाँ तक ठीक है, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। चलिए ऑनलाइन वाले बता दें, वही गुरी खुशी, यहाँ तक ठीक है, ठीक है। चलिए जी आगे चलता हूँ, क्योंकि कुछ बच्चों का कल पेपर है, कुछ बच्चों का परसों है, तो मैं इस वजह से ये फेजर डायग्राम वाला पोर्शन रह गया तो मैं ये कर रहा हूँ, और ये पेपर में आता जरूर है। तो अब इसमें जो है ना, हमने ये देखा, हालांकि इस चीज़ का भी प्रूफ है, एक स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है ऑल्टरनेटिंग करंट की, E = E0 sin ωt। ऑल्टरनेटिंग करंट की यानी कि ऑल्टरनेटिंग EMF की ये स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है। अब इसका भी प्रूफ है, मैं तसल्ली से कराऊंगा परसों के बाद। ठीक है, तो यहाँ पर है, हम ये करेंगे AC सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस ओनली। अब ये मेरे साथ साथ आप नोट कर लेना। ये मिटा दूँगा। AC सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस ऑन
ऐसा सर्किट उसके अंदर केवल रेसिस्टेंस है। हम ये कहेंगे कि हमारे पास 3 तरीके के पैसिव कंपोनेंट्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी में, 3 पैसिव कंपोनेंट्स। एक्टिव कंपोनेंट होता है ट्रांजिस्टर जो सिलेबस से हट चुका है, तो ट्रांजिस्टर हमको नहीं करना है। तो पैसिव कंपोनेंट्स 3 होते हैं, एक होता है रेसिस्टेंस, एक होता है कैपेसिटेंस और एक होता है इंडक्टेंस। ये 3 होते हैं। तो सबसे पहले मैं करूँगा, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्योरली रेसिस्टिव सर्किट। तो एग्जाम में आपसे ये पूछा जा सकता है कि प्योरली रेसिस्टिव सर्किट को एक्सप्लेन करिए और उसका विद द हेल्प ऑफ अ फेजर डायग्राम एक्सप्लेन अ प्योरली रेसिस्टिव सर्किट, ये पूछा जा सकता है। ठीक, तो प्योरली रेसिस्टिव सर्किट का मतलब क्या है कि उस सर्किट के अंदर रेसिस्टेंस के अलावा इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस है ही नहीं। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसका एक डायग्राम है, डायग्राम में कुछ भी नहीं है, एक रेसिस्टेंस लगा दिया यहाँ R और एक यहाँ पर हमने सोर्स दिखा दिया EMF का, यानी कि एक बैटरी लगा दी E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी, E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, अब जरा देखिएगा, अब हम ये कहेंगे कि जब भी कभी हम किसी भी बैटरी की बात करते हैं या किसी भी सर्किट की बात करते हैं, तो जैसे ये बैटरी है ना, तो इस बैटरी को ऐसे माना जाता है, आपकी मर्जी है जहाँ से आप चलना चाहें वहाँ से चलें। मैंने इधर पॉजिटिव टर्मिनल और उधर नेगेटिव टर्मिनल ले लिया, तो जब भी मैं सर्किट बनाता हूँ तो मैं पहले पॉजिटिव और फिर नेगेटिव लेता हूँ, चाहो तो उल्टा लगा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। तो हम ये कहेंगे कि जो बैटरी है वो बैटरी करंट डिलीवर करेगी इस तरह से कि यहाँ से करंट निकला, यहाँ से करंट निकला। तो अगर मैं इस लूप में KVL लगा दूँ, अप्लाई KVL इन दिस सर्किट, तो अगर इस सर्किट में KVL लगाते हैं तो हम ये देखते हैं कि भाई हम जिस रास्ते जा रहे हैं, तो हम इस रास्ते जा रहे हैं, I यहाँ तक भी I पहुँचा। ठीक है, तो IR, तो पहले मैंने यहाँ से स्टार्ट करा तो IR आ गया, फिर मैंने लूप कंप्लीट करा तो इधर नेगेटिव टर्मिनल आ रहा है। ठीक है, तो नेगेटिव टर्मिनल आ रहा है तो मैं क्या लिखूँगा, माइनस E इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या मिलेगा, E इज इक्वल टू IR हो गया एक तरह से, E इज इक्वल टू IR। ठीक है, तो ये वैसे भी ओम्स लॉ ही तो है, V इज इक्वल टू IR। हम ये कहेंगे कि जब मेरे को किसी बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस दे ही नहीं रखा है तो उसका जो EMF है वही उसका वोल्टेज है। ठीक है, तो E इज इक्वल टू IR हो गया। अच्छा जी, तो E को क्या बोलेंगे, E को तो बोलते हैं हम P नॉट साइन ओमेगा टी, P नॉट साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू IR। ठीक है, तो है क्या कि जितने भी आपको प्योरली रेसिस्टिव सर्किट दे रखा हो, प्योरली रेसिस्टिव सर्किट दे रखा हो, तुमने ज्वाइन कर रखा है क्या ऑनलाइन, तुम्हारे नाम से किसी ने ज्वाइन किया? देखो नहीं नहीं, गुनीत आवाज़ आ रही है, खुशी आवाज़ आ रही है, ये हंसराज के नाम से किसने ज्वाइन करा है बताइए। पक्का तुम नहीं हो? ठीक है, मैं रिमूव कर रहा हूँ फिर रिपोर्ट भी कर रहा हूँ साथ में। चलिए ठीक, तो E नॉट इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी, सॉरी E नॉट साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू IR। तो हम हर एक में क्या करेंगे, जिसमें भी हमको प्योरली रेसिस्टिव सर्किट हो, प्योरली इंडक्टिव हो, प्योरली कैपेसिटिव हो, उसमें मुझे करना क्या है, उसमें मुझे E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी लेकर चलना है और I की वैल्यू निकालनी है। तो हम यहाँ से I की वैल्यू निकालेंगे, तो इसको ऐसे पलट कर लिख दो, IR इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी। तो I इज इक्वल टू क्या हो गया, E नॉट अपॉन R साइन ओमेगा टी, E नॉट अपॉन R साइन ओमेगा टी। ठीक है, अच्छा जी, अब ये जो E नॉट अपॉन R है, इसी को हम क्या बोल देते हैं, इसी को हम I नॉट बोल देते हैं। जैसे E नॉट जो है वो क्या होती है, EMF की मैक्सिमम वैल्यू, ऐसी I नॉट जो है वो हो जाएगी करंट की मैक्सिमम वैल्यू।
आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये हो गया वेयर आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन आर, आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन आर, ये हो गया। तो यहाँ पर मैं ये देखूंगा कि भाई E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी हमारा EMF था, और जो हमारा करंट है I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये हमारा करंट है। दोनों ही इक्वेशन बिल्कुल एक जैसी दिखाई दे रही है। भाई E की जगह I आ गया और ई नॉट की जगह आई नॉट आ गया, तो दोनों सेम दिखाई दे रही है। तो हम ये कहेंगे इन अ प्योरली रेसिस्टिव सर्किट, in a purely resistive circuit, in a purely resistive circuit, current and voltage are in current and voltage are in phase with each other, are in phase with each other का मतलब पता है क्या है? phase का मतलब क्या बोल देते हैं? एंगल। इलेक्ट्रिसिटी में हम क्या करेंगे कि phase क्या होता है? phase एंगल ही होता है। तो दोनों में किसी भी तरीके का कोई एंगुलर डिफरेंस नहीं है, ठीक है? क्योंकि एंगल कहाँ पर मिल रहा है? ये जो साइन के आगे लिखी रहती है ना, तो साइन के आगे थीटा ही लिखा रहता है, तो ये हमारे पास एंगल ही है, ठीक? तो ओमेगा टी को कंफ्यूज बनाना चाहिए, तो ओमेगा टी ये एंगल नहीं है। क्या होता है कि जब हम सर्कुलर मोशन की बात करते हैं, तो सर्कुलर मोशन में एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर था, थोड़ी देर बाद वो यहाँ पर पहुँच गया, तो ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है दैट इज कॉल्ड थीटा, ठीक है? और टाइम जो है दैट इज टी, टाइम टी है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया थीटा, और जो एंगुलर वेलोसिटी होती है वो क्या होती है? ओमेगा होती है। तो एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, ठीक है? एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड ओमेगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड थीटा, और टाइम इज टी, तो ओमेगा इंटू टी, थीटा क्या हो गया? ओमेगा इंटू टी, ठीक है? इसी वजह से आप ये समझिएगा कि साइन थीटा ना लिखकर उसको ओमेगा टी लिख दिया, थीटा की वैल्यू ही ओमेगा टी होती है, ठीक है? तो भाई यहाँ पर भी एंगल सेम है ओमेगा टी, और यहाँ पर भी एंगल सेम है ओमेगा टी, जब दोनों के एंगल सेम है तो दे बोथ आर इन फेज विद ईच अदर। तो इसका आप डायग्राम कैसे बनाएंगे? आप डायग्राम दो बनाएंगे यहाँ पर, एक डायग्राम ऐसे, इधर दिखाएंगे टाइम, इधर दिखाएंगे ई भी और आई भी दोनों एक जगह दिखा देंगे, यहाँ लिख देंगे ई आई, ये लिख देंगे। अब क्या करना है? ये वेव फॉर्म आपने बना दी, इसको आप बोलेंगे E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है? मैक्सिमम पीक कहाँ पर मिलेगा? पाई बाई टू पर, तो इधर लिखेंगे पाई बाई टू, इधर लिखेंगे पाई, इधर लिखेंगे 3 पाई बाई टू, और इधर लिखेंगे 2 पाई, ये हो गया, ठीक? उसके बाद ये जो E की मैक्सिमम वैल्यू है ये क्या है? ई नॉट, यहाँ लिखिएगा ई नॉट। और जो करंट है, करंट की मैक्सिमम वैल्यू EMF की मैक्सिमम वैल्यू से ज़्यादा है या कम है? कम है। कैसे कम है? क्योंकि भाई ई नॉट को आपने रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दिया। किसी भी चीज़ को अगर किसी चीज़ से डिवाइड करते हैं तो वो वैल्यू तो कम ही आती है ना। तो ई नॉट अपॉन आर यानी कि आई नॉट जो है वो वैल्यू कम वाली वैल्यू है, थोड़ी सी कम है इससे। तो इसलिए आप इसके ग्राफ को भी ऐसा ही बनाएंगे, बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल ऐसा बनाएंगे, और यहाँ लिख देंगे I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, और मैक्सिमम वैल्यू इसकी भी पाई बाई टू पर मिल रही है क्योंकि दोनों का एंगल सेम है भाई, इसका भी ओमेगा टी और इसका भी ओमेगा टी, तो दोनों का एंगल सेम है। तो ये क्या हो गया हमारे पास? ये हो गया आई नॉट, ठीक है? तो ये तो हमारी प्योरली रेसिस्टिव सर्किट की वेव फॉर्म हो गई, ठीक है? इसको क्या बोलेंगे? वेव फॉर्म। और अब क्या बनाएंगे हम इसका फेजर डायग्राम। तो फेजर डायग्राम कैसा बनेगा?
फेजर डायग्राम कैसा बनेगा? वो कुछ नहीं, जैसे हमारा नॉर्मल ग्राफ बनता है वैसे ही आपको ग्राफ बनाना है। फेजर डायग्राम आप इस तरीके से लेंगे कि एक तरफ दिखाएंगे एक्स एक्सेस और एक तरफ दिखाएंगे वाई एक्सेस और इधर दिखा देंगे ओरिजिन। और हम ये कहेंगे कि मान लिया कि ई जो है वो एंगल कितना बना रहा है, ओमेगा टी। एंगल बन रहा है ओमेगा टी, तो इधर तो लिखिएगा ई नॉट, इधर ई नॉट, ठीक है भाई। ई कितना एंगल बना रहा है, ओमेगा टी, और जो करंट है वो कितना एंगल बना रहा है, वो भी ओमेगा टी, ठीक है। बस इतना है कि ई नॉट की वैल्यू ज़्यादा है और आई नॉट की वैल्यू कम है, क्योंकि आई नॉट कैसे मिल रहा है मेरे को, ई नॉट को रेसिस्टेंस से डिवाइड करके, तो वो आई नॉट की वैल्यू जो है वो ई नॉट के कंपेरिजन में थोड़ी कम है। तो यहाँ पर आप आई नॉट इधर दिखा देंगे, एरो से ही आप दिखा देंगे कि ई नॉट तो इतनी आगे है, आई नॉट थोड़ा सा इससे पीछे है बस, लेकिन एंगल दोनों सेम बना रहे हैं, ठीक है ना। और यहाँ ऐसे दिखा सकते हैं आप कि भाई अगर हम जानते हैं वेक्टोरिकली, हम ये जानते हैं कि अगर ये ई नॉट है, ये इधर एक्स एक्सिस के साथ ओमेगा टी एंगल बना रहा है, तो भाई इसके अलोंग जो कंपोनेंट है वो क्या हो जाएगा, ई नॉट कॉस ओमेगा टी, और परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो इसीलिए ये वाला जो पॉइंट है दैट इज आई नॉट साइन ओमेगा टी, क्योंकि आप आई नॉट का वर्टिकल कंपोनेंट शो कर रहे हैं इधर, और ये जो ई नॉट है इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, ई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। ये हो गया फेजर डायग्राम। ठीक है ना, तो फेजर डायग्राम में आपको बार बार वो सर्कल बनाकर नहीं दिखाना, सर्कल से हमको सिर्फ इतना समझना था कि भाई मैंने ये पाई बाई टू, पाई 3 पाई बाई 2 2 पाई एंगल कैसे लिख दिया यहाँ पर, जबकि मैं तो यहाँ पर टाइम रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो मैंने एंगल कैसे लिख दिया वो समझना था वहाँ से, ठीक है। तो दिस वॉज द केस ऑफ प्योरली रेसिस्टिव सर्किट। ऑनलाइन वाले बता दें भाई, गुनीत खुशी समझ में आ गया, इतना क्लियर है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा सर, बोलो। अगर किसी भी सर्किट में अगर आर गिवन है, हाँ तो हम उसमें आई की वैल्यू यही लेंगे हाँ, किसी भी सर्किट, मतलब ये होना चाहिए कि उसमें सिर्फ रेसिस्टेंस ही होना चाहिए, और कुछ प्योरली रेसिस्टिव सर्किट की बात कर रहा हूँ, हाँ, और कुछ नहीं होना चाहिए। हमें यहाँ पर अलग अलग कॉम्बिनेशन भी देखने होंगे भाई, जैसे ये तो सिर्फ रेसिस्टेंस वाला देखा, अब मैं अगला देख रहा हूँ इंडक्टेंस वाला, कि अगर सिर्फ इंडक्टेंस है तो क्या, हाँ हाँ वो आर एम एस वैल्यू जो है, हाँ वो भी आता है, उसका भी आता है, तो LCR सर्किट। तो पहले ये देखते हैं, जरा इंडक्टेंस वाला देखते हैं, मैं इधर मिटा कर रहा हूँ। प्योरली इंडक्टिव सर्किट, प्योरली इंडक्टिव सर्किट में क्या है, प्योरली इंडक्टिव सर्किट में क्या है कि भाई हमारे पास एक ऐसा सर्किट है जिसमें केवल और केवल इंडक्टेंस ही है ना, तो उसको कैसे बनाएंगे, इंडक्टेंस कैसे बनेगा। इंडक्टेंस प्रोड्यूस ही तब होता है जब कोई कॉइल होती है, जब कोई सोलेनॉइड होती है। तो हमने क्या करा यहाँ पर, कॉइल, गेन प्लस माइनस करंट ऐसे निकाल दूंगा आई, ये EMF कितना हो गया, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है कि करंट एंड वोल्टेज आर इन फेज विद ईच अदर, यानी कि दोनों जो हैं दोनों आपस में, दोनों में किसी भी तरीके का कोई फेज डिफरेंस नहीं है, यानी कि एंगल का कोई अंतर नहीं है। उसके बाद हमने सेल्फ इंडक्टेंस में ये देखा था कि जो हमारा ये जो कैपेसिटेंस होता है, सॉरी इंडक्टेंस होता है, इंडक्टेंस में जो वोल्टेज ड्रॉप होता है दैट वोल्टेज ड्रॉप इज एल डी आई बाई डी टी, एल डी आई बाई डी टी, ये हमने सेल्फ इंडक्टेंस में देखा था। सेल्फ इंडक्टेंस कहाँ पर होता है, यहाँ पर केवल एक कॉइल होती है। म्यूचुअल इंडक्टेंस मैंने अभी आपको कराया नहीं है। म्यूचुअल इंडक्टेंस ये होता है कि जहाँ पर एक कॉइल की वजह से दूसरी कॉइल में इंडक्टेंस पैदा हो जाता है, एक्चुअली ये है ना। तो
यहाँ पर इसका होता है LDI/dt क्योंकि सिंगल कॉइल है, तो सिंगल कॉइल में सेल्फ इंडक्टेंस होगा, सेल्फ इंडक्टेंस का कोफिशिएंट ही L होता है, LDI/dt। तो जरा यहाँ पर भी आप KVL लगा दो, अप्लाई KVL इन दिस नेटवर्क। अगर इस नेटवर्क में भी हम KVL लगा रहे हैं तो अगेन फिर वही है कि चलो मान लो हम यहाँ से ही स्टार्ट कर रहे हैं, तो माइनस से मैंने स्टार्ट करा तो क्या हो गया -E, फिर आगे गए तो भाई इसमें जो वोल्टेज ड्रॉप होता है दैट इज LDI/dt, तो सोचना ही नहीं है कुछ भी, LDI/dt क्योंकि पूरा वोल्टेज ड्रॉप ही दे रखा है, रेसिस्टेंस तो है नहीं कि रेसिस्टेंस में करंट को मल्टीप्लाई करो। तो इंडक्टर की वजह से वोल्टेज ड्रॉप कितना होता है वो LDI/dt होता है, तो सीधा सीधा डाल देना है LDI/dt = 0, लूप कंप्लीट हो गया। तो यहाँ से क्या आया, LDI/dt = E हो गया। अब LDI/dt E0 sin ओमेगा t, ठीक है। अब इसको L को भी ले जाओ इधर, तो DI/dt = E0/L sin ओमेगा t, ठीक है। अब ये जो dt है dt को ले जाओ उधर, ये मिटा दो। तो di/dt में से dt को उधर ले गए, ये बचा E0/L E0/L sin ओमेगा t dt, ये हो गया, ठीक है। अब क्या है कि भाई, और ये मैं कर क्यों रहा हूँ, मैंने I को इधर छोड़ना चाहा, अकेला करना चाहा I को, क्योंकि हमें हर केस में क्या करना है कि हमें EMF दे रखा होगा और करंट हमें निकालना होगा। तो भाई करंट हमारे पास क्या है, DI है, तो DI से मैं फुल करंट कैसे निकाल सकता हूँ, जैसे DX होता है, DX को इंटीग्रेट करते हैं तो X आ जाता है, इसी तरह से DI को इंटीग्रेट करूँगा तो I आ जाएगा। तो दोनों तरफ मुझे इंटीग्रेट करना होगा, ठीक है। तो हम दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे, लिखिएगा इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। इंटीग्रेशन ऑफ DI = इंटीग्रेशन ऑफ E0/L sin ओमेगा t dt। अब ये जो E0/L है, E0 की वैल्यू बार बार चेंज नहीं होगी, ठीक है, L की वैल्यू भी चेंज नहीं होगी, तो दोनों कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो। DI का इंटीग्रेशन जस्ट लाइक DX को इंटीग्रेट करते हैं तो X आता है, तो DI को इंटीग्रेट करेंगे तो I आ जाएगा, और ये E0/L हो गया, और इंटीग्रेशन sin ओमेगा t dt, तो I = E0/L, साइन का इंटीग्रल क्या होता है, माइनस कॉस, तो ये हो गया माइनस कॉस ओमेगा टी, और फिर ओमेगा टी को फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, ओमेगा, और वो अपॉन में आएगा, ठीक है, ये हो गया। और प्लस यहाँ लिख देंगे सी। अब यहाँ से मैंने ओमेगा निकाल लिया बाहर, तो I = E0/ओमेगा L माइनस कॉस ओमेगा टी प्लस सी, E0/ओमेगा L माइनस कॉस ओमेगा टी प्लस सी। सी तो समझ गया ना, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होता है, ठीक है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होता है सी, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन उसको लिखा जाता है। अब मैं ये बताऊंगा कि ये सी को आपको लिखने की यहाँ ज़रूरत क्यों नहीं है। तो देखिएगा, मैं एक्सप्लेन तो इसमें ज़्यादा लंबा चौड़ा कर नहीं रहा हूँ, बस इतना बताऊँगा। हाँ ना, यहाँ पर ओमेगा कांस्टेंट है, लेकिन टी जो है वेरिएबल है। वेरिएबल कैसे पता चलता है, इंटीग्रेशन में जब dt लिखा हुआ है ना, तो d के साथ जो t लिखा हुआ है, ये t ही वेरिएबल है, तो t के अलावा जो भी टर्म नज़र आएगी सब के सब कांस्टेंट मान लेंगे, ठीक है। अब होता क्या है कि जब मैंने साइन को इंटीग्रेट करा तो माइनस कॉस हो गया, फिर क्या करते हैं कि फिर अगर अकेला t लिखा हुआ होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन ओमेगा t लिखा हुआ है तो ओमेगा t को फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे, तो जब डिफरेंशिएट करेंगे t के रिस्पेक्ट में तो ओमेगा विल रिमेन एज इट इज, और t का डिफरेंशिएट क्या हो गया 1, तो ओमेगा आ गया ना, ये जैसे डिफरेंशिएशन में चेन रूल लगाते थे, बिल्कुल वैसी ही चीज़ है। तो ये जो ओमेगा आ गया, इस ओमेगा से डिफरेंशिएशन में तो मल्टीप्लाई कर देते थे,
इंटीग्रेशन में क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, बस ये अंतर है। इस वजह से ओमेगा यहाँ पर आ गया, याद नहीं आ रहा होगा, थोड़ा करा ही नहीं है ना, क्योंकि वायु वालों को इसमें दिक्कत आती है, पर कोई नहीं, आपको इससे कुछ लेना देना नहीं, आप सीधा समझिए बस ओमेगा टी को फर्दर डिफरेंशिएट करा और उसको डिवाइड में लिया, बस इतना। चलिए जी, उसके बाद हम क्या करेंगे, अब ये जो प्लस सी है इसके लिए एक छोटी सी थ्योरी है, वो थ्योरी सुनिएगा ज़रा। एज द अप्लाइड ई एम एफ इज साइनोसॉइडल, जो हमने ई एम एफ अप्लाई करी है, जो हम ई एम एफ अप्लाई कर रहे हैं साइनोसॉइडल है। तो जब मैं करंट निकाल रहा हूँ वो पूरे लूप के लिए निकाल रहा हूँ, पूरा टोटल करंट निकाल रहा हूँ, तो पूरा जब हम टोटल करंट की वैल्यू निकालेंगे तो टोटल जो ई एम एफ है, ई एम एफ की टोटल वैल्यू 0 आ जाएगी। क्यों? क्योंकि जितना ऊपर उठी उतना ही नीचे गिरी, और वो प्लस माइनस अगर मैं टोटल करूँगा उसका तो दैट विल बी 0। तो देखिएगा, एज द अप्लाइड ई एम एफ इज साइनोसॉइडल वी एक्सपेक्ट करंट ऑल्सो टू बी साइनोसॉइडल, thus the average current as well as average EMF will be 0 if we take a total value of both of them. Total value लेंगे तो 0 आएगी, ठीक है। अच्छा, now the average of cos omega t is 0 over a time period, hence the integration constant in the above equation must also be 0. तो यहाँ पर क्या होता है कि अगर cos हो sin हो, तो sin हो या cos हो दोनों की वेव ऐसी ही बनती है, वेव फॉर्म, ठीक है। तो दोनों का जो टोटल है वो 0 ही निकल कर आएगा। और बार बार टोटल 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 शब्द में क्यों यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि इंटीग्रेशन का मतलब ही टोटलिंग होता है, ठीक है। तो अगर टोटल हमारा 0 निकल के आ रहा है, किसी भी तरीके से इंटीग्रेट करें, हमारा इंटीग्रेशन का रिजल्ट अगर 0 निकल के आ रहा है, तो इसका मतलब फिर आपको कांस्टेंट यहाँ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, ये भी 0 ही होगा, ठीक है, ये भी 0 ही होगा। तो इस वजह से इस कांस्टेंट को ड्रॉप कर देते हैं, ठीक है। वो कहानी आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसको सीधा ड्रॉप कर देना। I is equal to E naught upon omega L माइनस कॉस ओमेगा टी, माइनस, अब बता रहा हूँ अभी, माइनस कॉस ओमेगा टी। अब माइनस कॉस ओमेगा टी को प्लस में कन्वर्ट करना है और साइन में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे, हम ये जानते हैं साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, ठीक है। तो I is equal to E naught upon omega L sin 90 minus omega t with a minus sign. ये समझ गए, with a minus sign। माइनस साइन तो अपनी जगह रहा ना, मैंने cos थीटा को क्या लिख दिया, sin 90 माइनस थीटा, ओमेगा टी मतलब थीटा ही तो है, ठीक। तो मैंने उसको लिख दिया sin 90 माइनस थीटा। यहाँ तक क्लियर। अब माइनस साइन थीटा क्या होता है, साइन माइनस थीटा। मैं ये माइनस साइन भी नहीं चाहता हूँ, तो मैं इस माइनस को अंदर ले जाऊँगा। साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, इस माइनस को अंदर ले गए। हम ये चाहते हैं कि जब E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी है, मतलब उसमें केवल साइन वाला टर्म है, तो हमारा आई में भी साइन वाला ही टर्म है। तो एक रिलेशन है, बायो वाले बच्चे नोट कर देना, I इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन ओमेगा टी, गलत लिख दिया, ओमेगा एल, ई नॉट अपॉन ओमेगा एल, ठीक है। और इसको आप लिखो साइन, माइनस को अंदर ले जाना है, कभी भी माइनस साइन थीटा हो तो वो साइन माइनस थीटा हो जाता है, मतलब ये जो माइनस साइन है ये अंदर चला जाता है। अंदर चला गया तो माइनस ओमेगा टी को क्या बना देगा, प्लस ओमेगा टी, और 90 डिग्री को क्या बना देगा, माइनस 90 डिग्री। अब ये जो ई नॉट अपॉन ओमेगा एल है, इसको बोल दो आई नॉट साइन ओमेगा टी। 90 डिग्री का मतलब होता है π/2, तो साइन ओमेगा टी माइनस π/2, वेयर आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन ओमेगा एल, ठीक है। तो यहाँ से भी क्या समझ में आता है कि जो करंट की वैल्यू है ना आई नॉट, मैक्सिमम जो वैल्यू है करंट की आई नॉट, वो ई नॉट से कम ही होने वाली है, क्योंकि ई नॉट को हम किसी टर्म से डिवाइड कर रहे हैं। तो अगर किसी टर्म को किसी दूसरी टर्म से डिवाइड करा जाता है तो रिजल्टेंट वैल्यू कम आती है। 8 को 2 से डिवाइड करोगे तो 4 आएगा, तो वो 8 से कम आएगा, कम वैल्यू आएगी। तो यहाँ पर भी आई नॉट हमारा एक कम वैल्यू आएगी। लेकिन अब अंतर क्या है, अब जो हमारा करंट है, करंट में एंगल सिर्फ ओमेगा टी नहीं है, ओमेगा टी माइनस π/2 है,
और ईएमएफ में कितना था, सिर्फ ओमेगा टी था। यहाँ पर आप लिखेंगे कि करंट lags behind the voltage by pi by 2। करंट lags behind the voltage by pi by 2। ये समझ में आ गया? तो आई नॉट वाला स्टेप है। आई नॉट वाला, ये जो ई नॉट अपॉन ओमेगा है ना, इसको तो मैंने आई नॉट मान लिया, इसको तो आई नॉट मान लिया। और साइन ओमेगा टी माइनस साइन टी, मतलब ऐसा नहीं है आपके अगर मन में ये आए कि नहीं पहले तो ई नॉट अपॉन आर को माना था आई नॉट, क्योंकि वो प्योरली रेसिस्टिव सर्किट था, ये इंडक्टिव सर्किट है। तो इंडक्टिव सर्किट में आई नॉट की वैल्यू ई नॉट अपॉन ओमेगा है, ठीक है। अब इसका जब मैं डायग्राम बनाऊंगा तो डायग्राम किस तरीके का बनेगा, वेव फॉर्म भी और फेजर डायग्राम भी, वो ध्यान से समझना। वेव फॉर्म कैसी बनेगी, पहले तो वेव फॉर्म देखो। इधर लिखिए टी और इधर लिखेंगे ई कॉमा आई। ई और आई दोनों ही मेरे को सेम ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना है। तो भाई ई में तो कोई चेंज ही नहीं है, ई नॉट साइन ओमेगा टी जैसा पहले वाले में था वैसा ही इस केस में भी हो गया। अब मैं ये जानता हूँ कि ई नॉट कहाँ मिलेगा मुझे, मैक्सिमम वैल्यू पर। मैक्सिमम वैल्यू कहाँ मिलती है, पाई बाई 2 पर। तो ये हो गया पाई बाई 2, ये हो गया पाई, और ये हो गया 3 पाई बाई 2, और ये कितना हो गया 2 पाई, ये हो गया। दूसरी चीज़ मुझे ये समझ में आ गई कि आई नॉट कितना है, ई नॉट अपॉन ओमेगा है, यानी कि आई नॉट की वैल्यू ई नॉट से तो कम रहने वाली है, ठीक है। तो अंदाजे से ही आपको मार्क करके दिखाना है। आपने अंदाजे से मार्क कर दिया कि आई नॉट जो है वो यहाँ होगा, ई नॉट से थोड़ा कम होगा, ठीक है। तो आई नॉट हमने थोड़ा सा नीचे मार्क कर दिया। अब सवाल ये उठता है कि आई नॉट जो है वो क्या है कि इट लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज बाई पाई बाई 2। तो वोल्टेज से पीछे, यानी कि ईएमएफ से पीछे रह जाता है वो पाई बाई 2। तो आप ये समझो कि वोल्टेज अगर ज़ीरो से स्टार्ट हो रही है, वोल्टेज अगर ज़ीरो से स्टार्ट हो रही है तो वोल्टेज जब पाई बाई 2 पर पहुंचेगी, वोल्टेज जब पाई बाई 2 पर पहुंचेगी तो भाई करंट स्टार्ट होगा तब, क्योंकि करंट उससे पाई बाई 2 पीछे है। मेरी बात समझ में आ गई? तो करंट तब स्टार्ट होगा। अब वो किस तरीके से होगा वो देखिएगा। हम ऐसे करेंगे इसको वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पर आ रही है, पाई बाई 2 पर। जो करंट है ना, करंट की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पर आएगी, पाई पर। करंट की मैक्सिमम वैल्यू पाई पर आ जाएगी। तो ये इस तरीके से होगा, ये मैक्सिमम वैल्यू आ गई इस तरह से करंट की, और फिर 3 पाई बाई 2 पर मिनिमम। ऐसे ही अगर इसको पीछे लेकर जाएंगे तो ये इसकी मिनिमम वैल्यू यहाँ पर आ रही है 0 पर, ठीक है। और यहाँ इसकी वैल्यू आ रही है माइनस पाई बाई 2। भाई अगर इधर प्लस का पाई बाई 2 है तो इधर माइनस का पाई बाई 2 होगा। तो ये पीछे वाला तो चाहे आपको दिखाने की ज़रूरत भी नहीं है। आप क्या कहेंगे कि भाई उसकी ईएमएफ की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ आ रही थी, पाई बाई 2 पर, ठीक है। तो ईएमएफ की मैक्सिमम वैल्यू तो पाई बाई 2 पर आ रही थी, तो करंट की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ आएगी, पाई पर आएगी। क्यों? क्योंकि वो पहले ही पाई बाई 2 पर आ चुका है ईएमएफ, ठीक है, और वो बाद में पाई पर आएगा। करंट की मैक्सिमम वैल्यू पाई पर आएगी, यानी कि वो लेट है उससे, लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज। वो पाई बाई 2 पर है तो वो पाई पर है मैक्सिमम वैल्यू। समझ गए? ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका ये बनेगा। अब इसका फेजर डायग्राम, ये तो हो गया वेव फॉर्म। ये तो हमारा वेव फॉर्म हो गया। अब बी पार्ट जो है वो फेजर डायग्राम। तो फेजर डायग्राम में कैसे बनाना है भाई, हमारे पास ई तो होता है फिक्स, आई जो है वो निकालते हैं। ई तो होता है ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो हम ऐसे ही करेंगे कि यहाँ पर ऐसे बनाएंगे
वाई और वाई डैश, इधर एक्स और इधर ओरिजिन। तो पहले ई में तो कोई छेड़ाखानी करनी ही नहीं है, वो तो एज इट इज बना दिया ई और इसकी जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा दैट विल बी ई नॉट साइन ओमेगा टी। ये एंगल कितना हो गया ओमेगा टी, ठीक है। अच्छा अब मुझे क्या बनाना है एंगल ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। तो भाई प्लस पाई बाई टू तो होता है आगे की तरफ, माइनस पाई बाई टू कहाँ होता है पीछे की तरफ। तो आप क्या करें, आप यहाँ पर आप इस तरीके से आई बना दीजिए, बस ये हो गया। इक्वल एंगल हो जाएगा। हाँ एंगल तो इक्वल होगा। नहीं बता रहा हूँ, रुको। आपने आई बना दिया यहाँ पर और दोनों के बीच में गैप कितना हो गया पाई बाई टू का, दोनों के बीच में पाई बाई टू का गैप हो गया। तो हमें क्या देखना है कि भाई अगर हम ई नॉट की बात करें तो ई नॉट कितना एंगल बना रहा था, ई नॉट कितना एंगल बना रहा था, मतलब ई कितना एंगल बना रहा था ओमेगा टी, और ये कितना बना रहा है ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। तो दोनों में डिफरेंस कितना हो गया एंगल का पाई बाई टू का, ठीक है। लेकिन कितने का डिफरेंस हुआ, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बॉल फेंकी 30 डिग्री पर, आपने बॉल फेंकी 45 डिग्री पर, तो एंगल कैसे निकला, दोनों का डिफरेंस ही तो निकला। तो डिफरेंस कितना हो गया 15 डिग्री का, ठीक है। अब क्या है, अब दोनों में डिफरेंस कितना है माइनस पाई बाई टू का। तो माइनस पाई बाई टू का मतलब क्या है कि आपने ई नॉट से पीछे की तरफ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, अगर प्लस पाई बाई टू होता तो मैं ई नॉट से आगे की तरफ, मैं ई से आगे की तरफ बनाता, समझ गए। तो इस वजह से इसको हम बोलेंगे आई, और जब इसका प्रोजेक्शन यहाँ पर डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, ठीक है। थोड़ा बहुत कुछ क्लियर हुआ है, ठीक है। बताओ भाई, ऑनलाइन वाले बताएं भाई। क्लियर है, हाँ बस इतना कर लो, और इसमें जो आए वो कराना कल का जो आपका एग्ज़ाम है, क्योंकि इससे ज़्यादा और अब हो नहीं पाएगा, और अगर मैं और करवाता भी हूँ ना तो आप लोग भी उसको रिवाइज नहीं कर पाएंगे क्योंकि टाइम कम है, ठीक है ना। तो इतना कर जाओ भाई कल के लिए, ठीक है। और बाकी जय माता दी बोलकर कर दे। एसी ट्रांसफॉर्मर कैसे, वो भी टॉपिक जो है थोड़ा सा लंबा है, और ये है एसी ट्रांसफॉर्मर। तो इसमें कोर टाइप और शेल टाइप आता है दो। मैं एक काम कर रहा हूँ, हाँ बस मैं एक काम कर रहा हूँ, मैंने ना इसमें थोड़ा सा अंडरलाइन कर रखा है, मैं वो भेज रहा हूँ आपको, दो डायग्राम बनाकर, और एक ही रिलेशन है बस E2/E1 इज इक्वल टू N2/N1, ये इतना सा लिखा है बस, ठीक है। बस इतना ही करना है और कुछ मत करना है इसमें, ठीक है। न्यूमेरिकल भी आएगा तो उसमें ओके भाई, उसमें 3 वैल्यू दे रखी होंगी और चौथी वैल्यू निकालनी है, और 4 का रिलेशन है E2/E1 इज इक्वल टू N2/N1, इतना कर दो। गुड इवनिंग, हाँ मैं भेज रहा हूँ, हाँ तुम लोग थैंक यू सर। ओके। ये यहाँ पर ट्रांसफार्मर है, तो इसमें जो जो अंडरलाइन कर रखा है बस भाई इसको कैसे भी करके दिमाग में बिठा देना। यही है, हाँ जी पता। अच्छा सही हो गया। सही तो नहीं है, एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा करते हैं। मैथ्स की कल हुई, कल वही 5:30 संडे को मैंने रखी थी मैथ्स की क्लास, क्योंकि यहाँ पर ये शीशा टूट गया था, मैं फंसा हुआ था। एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा करा। यार ये क्यों दे दिया है, तो सिलेबस में नहीं है, कुछ नहीं है, ये तो हटा दिया है। पकड़ लिया इजी तो। चलो इसमें ये एक जगह से कर दिया है यहाँ पे, जैसे क्या करना है बार बार 2 से लीड करना है, पार्ट हैं? पार्ट 1 ले लो। अपार्ट में ले जाओ, बार बार 2 से लीड कर रहा है। पता करना भी कौन तुम्हारे हंसराज, पता करना कौन नाम यूज़ कर रहा है तुम्हारा।
हाँ चलो इसकी फोटो ग्रुप पर डाल देना। हाँ इसकी फोटो ग्रुप पर डाल देना। ये फिजिक्स के टीचर सब आपस में एक दूसरे को जानते हैं।